तो जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्ते, सबका स्वागत है आपके फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टैटिक्स। देखो, मैं इतना बताता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा खत्म कर दूंगा, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल खाली छोड़ दूंगा। मैं जितने ज्यादा टॉपिक्स हो सकता है, जितने ज्यादा टॉपिक्स हो सकता है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सब कराने की कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, और बहुत कम टाइम में कराने की कोशिश करूंगा। तो इससे विदाउट टाइम वेस्ट फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले बिजनेस स्टैटिक्स क्या होते हैं। देखो, बिजनेस करते वक्त या फिर बिजनेस के अंदर कुछ कैलकुलेशन हमें करनी होती है, हमें डेटा को समझने के लिए, डेटा को सिंक्रोनाइज या फिर एक डेटा को समराइज करने के लिए। हाँ, तो उसलिए हम बिजनेस स्टैटिक्स करते हैं। मान के चलो मैंने बिजनेस खोला एंड मेरी आज सेल हुई है, पहली सेल हुई 10,000 रुपए की, दूसरी हुई 12,000 रुपए की, तीसरी हुई 6,000 रुपए की, उसके बाद हुई 9,000, फिर हुई 8,000, और फिर हुई 20,000, फिर हुई 15,000। मैं बोलूंगा अप्रोक्सीमेट मेरी सर, बोलो भाई कितनी सेल हुई है, लगभग हर सेल कितनी की हो रही है। मैं बोलूंगा सर मेरी लगभग की सेल, हर सेल लगभग 8 से 10,000 की आ रही है। अच्छा, ये जो वैल्यू आई ये कहाँ से आई? यही तुम्हारी सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, आई समझ? ओके, चलो अब सबसे पहले धीरे धीरे करके समझते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और इसके मेजर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स हेल्प्स इन समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा क्लियरली। अ कंपोनेंट ऑफ दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच प्रोवाइड अ सिंगल समरी वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द सेंटर। ठीक है, बेसिकली इसे हम एवरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज कह सकते हैं। ये एक हमें सिंगल सेंटर नंबर देता है, एक सेंटर सिंगल नंबर देता है सेंट्रल टेंडेंसी। समझ आ गया? मैं बेसिकली इसे क्या कह सकते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज कह सकते हैं। ये एक हमें सिंगल नंबर शो करता है। ठीक है, एक एवरेज शो करता है, उसे ही हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। आया समझ? इसके कई सारे मेजर्स है। प्राइमरी मेजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड। नाम सुना सुना लग रहा होगा, मैथ्स, इकोनॉमिक्स कई सारी जगह पढ़ा होगा। सबसे पहले मीन जो होता है वो होता है एवरेज। यही होता है हमारा बेसिक एवरेज, मीन एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज भी इसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला है छोटा सा, सिग्मा एक्स अपॉन में। अब बोलोगे सर क्या सिग्मा फिग्मा सिखा रहे हो, मेरे को नहीं समझ आता। मत समझो यार, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा का मतलब है, सिग्मा का मतलब है सबको प्लस कर दो, सिग्मा का मतलब है सबको प्लस कर दो, एक्स का मतलब वो वैल्यूज। अभी एक एग्जांपल करूंगा छोटा सा, उसमें सब समझा दूंगा। मीडियन, ये हमारे पास 10 नंबर है, 7, 9, 8, 10, 11, 12। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाओ, छोटे से बड़े में लाओ। छोटे से बड़े में लाएंगे तो क्या होगा? 7, 9, 10, 12, 11। तो मीडियन कौन सा हो जाएगा? मिडल वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर यहीं पे मान के चलो कि यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाती है 13, तो फिर मिडल वैल्यू कौन सी मानते हैं? 10 को मानते हैं। फिर सॉरी, यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब मिडल वैल्यू 10 को मानेंगे, 11 को मानेंगे, तो हम बोलेंगे ये 10 और 11 को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 21, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इवन नंबर के डेटा आ जाए ना, तो मीडियन कैसे निकलेगा? बीच वाले दो नंबरों को प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। मोड, जो भी वैल्यू, जो भी नंबर या जो भी वैल्यू ज्यादा बार दिखती है ना एक डेटा के अंदर, वो तुम्हारा मोड हो जाता है। डेटा मैं किसे बोल रहा हूँ? वही डेटा जो मैंने अभी सेल्स के बारे में बताया, वही डेटा कई सारी सैलरीज के एम्प्लॉयज है ना। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिवनेस होता है इसमें। मैं कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो मेरे पास 50 कई सारे नंबर है। एक की सैलरी 10,000, एक की सैलरी 20,000, एक की सैलरी 15 है, एक की सैलरी 21 है, एक की सैलरी 17 है, एक की सैलरी 14 है ना। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव हम किसको मानेंगे? हम बोलेंगे सबकी सैलरी लगभग 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 17,000 है। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना ज्यादा कम। ठीक है, लगभग 17,000 है। ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, 15 से 17 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो सिंप्लिसिटी, डेटा बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। रिलेटिव रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी अगर मैं पढ़ के बताऊं तो कोई क्या हो जाता है आपका? इट शुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट, है ना, व्हेन अप्लाइड फॉर द सेम डेटा सेट। सेम, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर एक ही डेटा सेट के साथ तुम कितनी बार भी एक फॉर्मूले को यूज कर लो, वो सेम ही देगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 10 + 10 डिवाइडेड बाई 2 10 है। देखो 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं फिर से 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, एक ही वैल्यू आनी है, वही चीज है ना। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस का मतलब क्या हो जाता है आपका? इट शुड नॉट बी हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर आउटलायर, और एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स। इसका मतलब क्या हो जाता है? देखो मैंने अभी बोला कि इट शुड नॉट बी हाईली सेंसिटिव, बहुत ज्यादा से हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो मतलब और क्या, एक सेकंड, एक चीज और बोली थी, टू एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर आउटलायर्स। बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, एक के मार्क्स आए 10 और एक के मार्क्स आए 90, तो मैं बोलूंगा
अब इन दोनों को अगर प्लस कर दूं तो 10 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 10 और 90 100, 100 डिवाइडेड टू 50 आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि एवरेज 50 मार्क्स आया है। तो क्या ये 10 वाले को जो मैं बोल रहा हूँ कि 50 मार्क्स आए, क्या अच्छी बात है? और ये मेहनत करके 90 लाए, ये 50 मार्क्स लाए, तो अच्छी बात है? नहीं, डेटा आसपास का ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी डेटा ऐसा मत लेना जिसकी वजह से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा वो हो जाए, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अभी इसमें पढ़ा था ना मैं, सेंसिटिव ना हो जाए, हाईली सेंसिटिव ना हो जाए। देखो इसकी वजह से पूरा डेटा बदल गया। अब वहीं पे एक के मार्क्स लेता मैं 10, दूसरे के लेता 20, तीसरे के लेता 15, सब आसपास के डेटा है। चलो ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये कई टाइप के होता है मेरे भाई, एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा कितने टाइप में क्लासिफाई होता है? दो टाइप में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एम्प्लॉय की क्वालिटी हो गई, ये भी क्वालिटेटिव में आ जाता है। एम्प्लॉय के नाम हो गए, एम्प्लॉय का कलर हो गया, कलर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, कलर नहीं। ठीक है, तो डेटा दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, बेसिकली नंबर्स में मेजर्स नहीं कर सकते, वो हो जाता है ये। ठीक है, उनको हम किस में, जैसे ऑनेस्टी, किसी को ऑनेस्टी में मेजर कर देगी, ये सबसे ईमानदार है, मेजर करा ना हमने, ऑनेस्टी में करा कि सबसे ज्यादा ईमानदार है ना। इट्स फर्दर डिवाइड इनटू, अच्छा ये भी दो में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका नॉमिनल, नॉमिनल स्केल, और एक होता है ऑर्डिनल। ये नॉर्मल लिख दिया मैंने, ये होगा आपका नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, दोनों में फर्क क्या है? नॉमिनल बेसिक कैटेगराइजेशन विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर, एग्जांपल है लेबल्स या फिर नेम, ये नाम के बेसिकली ऐसे समझ लो कि नेम, इसमें नेम आ जाता है नॉमिनल पे। ऑर्डिनल क्या होता है? हमें बेसिकली ये पढ़ना है क्वांटिटेटिव, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मिलेगी उस चीज का, वैल्यू मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, तभी तो हम उसको पढ़ पाएंगे। और ऑर्डिनल क्या हो जाता है? कैटेगराइजेशन दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर और रैंक, ये कोई ऑर्डर या फिर कोई रैंक फॉलो करता है। जैसे कि सबसे अच्छा स्कोर किसने, ये तो स्कोर फिर वही क्वालिटेटिव में आ जाएगा, मतलब ये सबसे अच्छा एम्प्लॉय है, सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, ये सब ऑर्डिनल वगैरह ऐसे करके मान लो। चलो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव दो तरीके के होता है, अनग्रुप्ड या फिर रॉ डेटा। अनग्रुप्ड को ही रॉ बोला गया है, या फिर ग्रुप डेटा, ये दो टाइप के होते हैं। अब मैंने बोला अनग्रुप डेटा कौन सा होता है? सबसे पहले मैंने बोला 50, मेरे पास 5 एम्प्लॉय है, एक की सैलरी 20 है, एक की सैलरी 30 है, एक की सैलरी 10 है, एक की सैलरी 5 है, एक की सैलरी 6 है। अनग्रुप्ड डेटा है, बिल्कुल भी ना किसी का एवरेज है ना कुछ है, आसपास फैला हुआ है, वही ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा भी दो तरीके का, अब इसको ग्रुप कर दो, इसको ग्रुप कर दो। बेसिकली सबसे पहले क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में लाना, सबसे पहले 5, फिर 6, फिर 10, फिर 20, फिर 30। पहली बात तो ग्रुप में आ गया, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया ना एक तरीके से, तो ऐसे करके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगराइज और इंटरव्यू, दिस इज द फर्दर क्लासिफाइड। ठीक है, इसमें डेटा क्लासिफाइड है। अब ये भी दो तरीके का हो जाता है, ग्रुप डेटा भी दो तरीके का है, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है? काउंटेबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज, एग्जांपल फिक्स्ड होल नंबर्स, ये फिक्स्ड होल नंबर्स में होता है, इसमें नॉर्मल होल नंबर में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल नंबर में होता है, 10, 20, 30, 5, 6। और कंटिन्यूअस डेटा कौन से होते हैं? ये आपके डेसिमल में आ सकते हैं, पॉइंट में आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल करा रहा हूं विदाउट टाइम में, जल्द से उस पर ध्यान देना। हाँ देखो, ये कह रहा है कंसीडर द सेट ऑफ फॉलोइंग एग्जाम स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट ने ये एग्जाम में स्कोर किया है, इनका अरिथमेटिक मीन निकालो। फॉर्मूला को मत देखो, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन क्या करना है इसको, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सबको प्लस कर दो, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, सबको प्लस कर दो। तो 6, 8, 9, अब 6, 8, 9, 10, 7, 8, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। एन, एन का मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार बता देता हूँ। सिग्मा का मतलब सबको प्लस कर दो, और प्लस किसको करना है, एक्स को। 6 भी एक्स है, 8 भी एक्स है, 9 भी एक्स है, 10 भी एक्स है, 7 भी एक्स है और 8 भी एक्स है। यानी कि ये एक्स का मतलब ये सारी वैल्यूज होती है, तो सिग्मा एक्स का मतलब इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दो, बेसिक सी बात है। एन का मतलब ये टोटल कितनी वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी वैल्यू, 6 वैल्यू है। इन सबको प्लस करो, 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 23 और 10 33, 33 और 7 40, 40 और 48, 48 हो गया ना, 48 आ गया। 48 डिवाइड बाय 6, 8 आ गया। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 8 आ जाएगी मेरे भाई, बहुत शानदार। तो वैसे कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, जरा सा बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। क्या निकाली है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली क्या बोला इसमें, सिग्मा, इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब सबको प्लस कर दो, एफ एक्स मतलब एफ है फ्रीक्वेंसी, एक्स है वही वैल्यू। देखो वैल्यू, वैल्यू को क्या दे रखा है, 2 भी एक्स है, 4 भी एक्स है, 6 भी एक्स है, 8 भी एक्स है, 10 भी एक्स है, बताया था ना। तो वैल्यू को क्या बोला गया है, एक्स। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन की तरफ से दी जाएगी,
ठीक है। तो 3 फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्रीक्वेंसी है, 4 फ्रीक्वेंसी है, 6 और 2 ये फ्रीक्वेंसी है एफ। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो 3 2 जा, 4 5 जा, 4 6 जा, 6 8 जा, 10 2 जा 20। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हो जाता है, सिग्मा यानी प्लस कर दो, किसको कर दो, एफ एक्स को प्लस कर दो। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इन सबको प्लस कर दो। तो भाई प्लस करो, देखो 20 24 और 36 और 50, 50 और 20 70, 70 और 48 कितना हो जाएगा, 8 7 4 11 118 आ रहा है मेरा भाई, ठीक है। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, यानी सिग्मा का मतलब सबको प्लस कर दो, किसको प्लस कर दो, सारे एफ को प्लस कर दो। तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 20। तो 118 डिवाइड बाय 20, देखो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ना पे, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 118, सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 20। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट आई थिंक 5.9 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, हाँ 5.9, ठीक है देख लेना, ठीक है ओके। अब एक पीवाईक्यू कराऊंगा, बहुत इजी सा पीवाईक्यू है, बहुत इजी सा पीवाईक्यू है, कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं, पीवाईक्यू करा देता हूँ। देखो अब जो हमें आगे पढ़ना है वो भी वही है, इसमें भी बोला है मीन निकालने के लिए, लेकिन इसमें हमें एक चीज और दी जाती है, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी दी गई है। अब हमें एक्स निकालना है, और जस्ट सेकंड एक्सेप्ट, ये 5 लिख दिया मैंने, एक्स इंटू एफ, ये एक्स इंटू एफ है, ठीक है, एक्सेप्ट जो पिछले बार था ना हमारा, वही वही करना है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, सिग्मा एक्स एफ अपॉन में सिग्मा एफ, जो पिछली बार था, ठीक है। सबसे पहले एक्स निकालते हैं, एक्स कैसे निकलेगा, देखो इसको और इसको प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 0 + 10 10, 10 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 10 + 20 डिवाइड बाय 2, यानी 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 लिख देंगे। 20 + 30 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। 40 और 30 70 होता है, 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे, करके देख लेना तुम, 35 हो जाएगा। 40 + 50 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे 45 आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, x इंटू एफ, तो x इंटू एफ फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है x इंटू एफ। 5 5 जा 25, 15 8 जा 120 होता है, शायद से चेक कर लेना। 25 12 जा 250, 250 300 हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेना, मैं कंफर्म कर लूंगा। 35 इंटू 7 देख लेते हैं, 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 आपका 245 हो जाएगा, और 45 इंटू 3 आपका हो जाएगा 135, ठीक है ओके, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये सब हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला ये था सिग्मा एक्स एफ अपॉन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ तो हमने निकालना है, सिग्मा करना है, यानी इन सबका प्लस करना है। तो 25 + 120 145, चलो इन सबको प्लस कर ही लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 245 + 135 तुम अपने में कर लेना, ठीक है, प्लस 300 + 120 + 25, ठीक है, आपका आ जाएगा 825। सिग्मा एफ बोला गया है, इन सबको प्लस कर दो, 5 और 8 13, 13 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 7, 25 और 7 आपका वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 3 35 हो जाएगा। तो 825 डिवाइड बाय 35, तो 825 डिवाइड बाय 35 आपका आ जाएगा 23.57। देखो हो सकता है कि कोई वैल्यू गलत होने की वजह से आंसर गलत आ रहा हो, बट जो मेथड है करना ऐसा ही है, एक बार तुम चेक कर लेना कि होएगा कैसे। अब एक क्वेश्चन है हमारा, इसे भी फटाफट अंदाज में, ये पीवाईक्यू है मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब पे क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मैंने देख के निकाला है। बोल रहा है मीन मार्क्स था, मीन मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स वर फाउंड 45। वो कह रहा है कि मीन निकाला हमने कितने स्टूडेंट का, 80 स्टूडेंट का। अब कितने स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट, तो ये n की वैल्यू हमारी 80 है, पता है आपको, मतलब मीन की इसके फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट का, 80 स्टूडेंट का, तो यहाँ पे कह रहा है 80 स्टूडेंट का कितना निकला है हमारा। अच्छा सुनो, सिग्मा x अपॉन n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 45 आई है, ध्यान से देखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इतना कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। द मीन मार्क्स ऑफ द 80 स्टूडेंट्स वर फाउंड 45, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया कि
दैट टू स्टूडेंट्स मार्क्स मिसरीड, दो स्टूडेंट के मार्क्स हमने गलत पढ़ लिए थे, 45 और 56। ठीक है, हमने पढ़ लिए थे 45 और 56 इंस्टीड ऑफ किसकी जगह, 54 और 65 की जगह। तो सही क्या था, 54 और 65 था। हमने पढ़ क्या लिया, 45 और 56। ठीक है, अब इसको करना है हमें ठीक, और कह रहा है फाइंड द करेक्ट मीन। हम बिल्कुल ढूंढेंगे। देखो इट अब बोल रहा है सिग्मा एक्स अपॉन एन की वैल्यू 45 आ रही थी, यानी 80 स्टूडेंट का मीन 45 आ रहा था। ठीक है, तो सिग्मा एक्स यानी बच्चों के पेपरों का टोटल, बच्चों ने जो एग्जाम में स्कोर किया उसका टोटल। तो सिग्मा एक्स को मैं सिग्मा एक्स ही छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे या तो टोटल लिख देते हैं या तो सिग्मा एक्स लिख दो। तो एन की वैल्यू क्या है, 80 है, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे, 80। 80 हमेशा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ थिंग्स होता है, वहां पे जो भी था वो नंबर होता है। और अगर ये सिग्मा एक्स अपॉन 80 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। अब सुनो, अब ये बिल्कुल ऐसे होगा, मान के चलो कि 50 स्टूडेंट का एवरेज, क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो ये सब। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन 80 की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 आ रही है। ठीक है, तो अब हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, बिल्कुल समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो। मान के चलो यहाँ पे ऊपर 40, ठीक है, नीचे डिवाइड करूंगा 8। ठीक है, और सामने क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 के टेबल में 40 कब आएगा, 8 5 जा 40। तो 5 कैसे आया, 8 को 5 से डिवाइड किया है ना, मतलब कहने का मतलब है 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 5 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 होता है। तो ऐसे ही 80 इंटू 45 सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जिनको मैथ्स कमजोर है ना, मैंने उनके लिए ऐसे बनाया। ठीक है, जैसे मान के चलो ऊपर 40 था, नीचे 8 था, 8 5 जा 40 आ गया, आंसर आ गया ना हमारा इसका। तो वही चीज यहीं पे है। तो 80 इंटू 45 हमें सिग्मा एक्स निकल जाएगा। नहीं समझ आया, वीडियो को पीछे करके देखना, एक और बार करके देखना, नहीं आया एक और बार करके देखना, समझ आ जाएगा। 80 इंटू 45, 80 इंटू 45 क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स। तो 80 इंटू 45 निकाल लो ना यार, कितना आता है, 80 इंटू 45 3600 आ रहा है मेरे भाई। क्या आ रहा है, 3600। 3600 किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई, बस। ठीक है, यही था आंसर। अब आगे क्या करना है, इट वाज ये देखा गया कि हमने 45 और 56 पढ़ लिया था, 45 और 56 पढ़ लिया था। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, 45 और 56 कितना होता है, 6 और 5 11, 5 और 4, ठीक है 101। तो हमने इसको पूरे को मिटा दो, हमने कितना देख लिया था, 101 देख लिया था। किसकी जगह देखा था, असली में क्या लिखना था हमें, असली में लिखना था 54 और 65, 54 और 65 लिखना था। तो 5 और 4 9, 6 और 5 11, 119, ये है रियल 119। तो 119 करना था, देख कितना लिया, 101। बीच में फर्क कितने का है, ये डिफरेंस कितने का है। तो 119 में से 101 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100, वो सिर्फ 18 आ जाएगा। डिफरेंस कितना का, 18, यानी 18 हमने कम लिखा है, ध्यान से समझो। 119 लिखना था, 101 हमने लिख दिया, 119 लिखना था, 101 हमने लिख दिया। तो कितना कम लिखा हमने, 18 कम लिखा, 18 हमने कम लिखा है। तो 18 कम लिखा है तो क्या करेंगे, 18 को इसमें जोड़ देंगे, 8 1 6 36 18। ठीक है, 36 18, बस हो गया। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, 80 स्टूडेंट थी। सिग्मा एक्स की हमने परफेक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, 36 18 थी, 36 18 थी। इसको डिवाइड कर दो, 3618 डिवाइड बाय 80, आपका आंसर आ गया। अरे जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक है, वही मैं सोचू 45.225 आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ आया कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पीवाईक्यू था, चेक कर सकते हो तुम। ठीक है, बिल्कुल कराया पीवाईक्यू अपनी तरफ से मैंने। एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ठीक ठाक ही था, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, इतना कोई इजी तो है वैसे देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यार वैसे आगे से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना करना है तुम्हें। देखो क्या बोला गया है इसमें, देखो ध्यान से देखना। 80 स्टूडेंट का मीन हमने निकाल दिया 45, लेकिन बाद में देखा गया कि बाद में देखा गया कि हमने गलत पढ़ा था। 45 और 56 पढ़ लिया, किसके जगह, 54 और 65 के। पहली बात तो इन दोनों नंबर को पहले ही प्लस कर लो, 45 और 56 को एक जगह प्लस कर लो, और 54 और 65 को एक जगह प्लस कर लो। तो 5 और 4 9, और 6 और 5 11, 119, 6 और 5 11, 5 4 9 और 101। ठीक है, तो 101 लिखना था, लिख कितना दिया, 119। कम कितना लिखा है, 18 कम लिखा है हमने। लिखना था 101, लिख दिया 119, 18 कम लिखा है। दूसरी चीज,
हमने 45 स्टूडेंट का मीन निकाला है कितना, 80 निकाला है ना। तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल ट्रिक समझा रहा हूँ बस, ठीक है। 45 इंटू 18 हमने वो सॉरी 45 इंटू 80 हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, 3600 है, ठीक है। बस आ गया आंसर। 3600 में से 18, देखो अब बस मेन लॉजिक यहीं पे है। अगर हमने लिखा कम है, देखो हमने लिखा, अभी ये लिख कितना दिया था, कम लिखना था ज्यादा, लिख कितना दिया था, कम लिखना था ज्यादा, तो प्लस करना है अब, है ना। लिख दिया था कम, अब लिखना था हमें ज्यादा, हमें ज्यादा लिखना था, बट हमने कम लिख दिया था, ठीक है। कम लिख दिया था तो जितना बचा उस गैप को इसमें प्लस करना होगा। लेकिन वहीं पे अगर इसका उल्टा होता कि हमने लिख दिया होता कितना, ज्यादा लिख दिया और लिखना था असल में कम, तो फिर उस गैप को इसमें से माइनस कर देते, ठीक है। नहीं समझ में आया ना, ये वॉइस जो मैंने बोली है इसको पीछे करके सुन लेना। अब हम ये 18 हमने कम लिखा था, तो यहाँ पे हमें 18 और ज्यादा करना होगा, तो 18 प्लस कर दो, तो 3618 आ गया। 3618 को डिवाइड कर देना n से, यानी 80 से, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। शॉर्टकट से ट्रिक से दी है, बस ट्रिक भी क्या ही बोलूं, शॉर्टकट कंसेप्ट था, हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है बेसिकली हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है उसी यूनिट में, ठीक है भाई। तो उसको आगे से पढ़ते हैं, बट उससे पहले मेरा मार्कर खो गया जो कि मेरे को मिल चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले डिस्पर्जन। चलो डिस्पर्जन होता क्या है, पहले एक बार बेसिक में ना हम अपने से समझ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा एवरेज, बट हम पढ़ रहे डिस्पर्जन। सबसे पहले डिस्पर्जन क्या है, देखो सबसे पहले जो एवरेज होता है ना, वो हमें एक मिडल वैल्यू देता है। कौन सी वैल्यू देता है, मिडल वैल्यू देता है। बट वो ये नहीं बताता कि उसकी सारी वैल्यू कितनी बिखरी हुई है मिडल से। कहने का मतलब नहीं समझ आया होगा, समझाता हूँ। मान के चलो कोई ए है, कोई बी है। ए ने पहले दिन में कमाए 40 रुपए, ठीक है, और दूसरे दिन में कमाए 50 रुपए, ठीक है, तीसरे दिन में कमाए 60 रुपए, ठीक है मेरे भाई। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है, चलो ठीक है। और चौथे दिन में कमाए 60, एक सेकंड हो गया ना, और चौथे दिन में कमाए इसने 100 रुपए, ठीक है मेरे भाई, ओके। चलो 5 दिन का ही डेटा ले लेते हैं ना यार, जब ऐसे ही लेना है तो, है। और इस दिन भी कमाए 50 रुपए, ठीक है मेरे भाई, ओके चलो। लेकिन वहीं पे दूसरी जगह अगर हम बी का एग्जाम्पल ले, हाँ, अब अगर तीसरे बी का लेना, तो बी ने पहले दिन में कमाए 0, दूसरे दिन में कमाए 100, तीसरे दिन में कमाए 100, और चौथे दिन में कुछ नहीं कमाया 0, और पांचवें दिन में कमाए 100। और इसने 40, 50, 60, 100, 50। अब देखो अगर हम दोनों का मीन निकाले, यानी दोनों का एवरेज निकाले, तो इसका एवरेज आएगा भाई 50। करके देख लेना, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड 5 से डिवाइड कर लेना। और इसका भी कितना आएगा, 50, सॉरी 60 आएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका भी 60 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 60 आएगा। दोनों का तो 60 ही आ रहा है। लेकिन अब देखा जाए, कायदे से देखा जाए, इसका हम एवरेज 60 कैसे बोले, जबकि पहले दिन में इसने तो कुछ कमाया ही नहीं था। इसका फिर भी हम 60 बोल सकते हैं, क्योंकि पहले दिन में 40 कमाया, बस 20 कम है। दूसरे दिन में 50 कमाया, सिर्फ 10 कम है। फिर 60 कमाया, फिर 100 कमाया, फिर 50 कमाया। तो लगभग इसका एक तरीके से लगभग 60 के आसपास आ रहा है। बट इसका तो जीरो और 60 से कितना दूर है, 100, 60 से बहुत दूर है 100, 60 से बहुत दूर है 100। हर बार इसका ज्यादा आ रहा है, हर बार, ठीक है। तो ये 60 से बहुत दूर है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं बता पा रहा है भाई। इस चीज को समझो बात को, है ना भाई। तो यही चीज इसमें हो जाती है ना। तो डिस्पर्जन में, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि ये कितना दूर है, ये कितना दूर है मिडिल वैल्यू से, ये इसको बताता है, ठीक है। और ये किस काम आते हैं वो सब भी हम अभी पढ़ते हैं। तो डिस्पर्जन का फॉर्मूला, वो डेफिनेशन हो जाएगा, डिस्पर्जन शोज द डिग्री टू विच डेटा वैल्यूज वेरी स्प्रेड आउट और रिमेन कंसिस्टेंट। मतलब डिस्पर्जन हमें वो वैल्यू शो करता है कि ये जो डिग्री है टू विच डेटा वैल्यूज वेरी स्प्रेड, कितना फैला हुआ है, ठीक है, आउट, और या फिर कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब सुनो, एक चीज और इसमें बताना रह गया था मेरे को, कि देखो इसका जो है ना, ये कंसिस्टेंट है, इसके में डिस्पर्जन बहुत कम है। क्या है, डिस्पर्जन बहुत कम है, लेकिन इसके में डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। इसके में डिस्पर्जन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो कितने का गैप है, 60 का गैप है ना, सॉरी हाँ, यहाँ पे 60 का गैप है, यहाँ पे 40 का गैप है, यहाँ 60। तो ये रिस्की है। अगर मान के चलो बात ही आती है ना कि ए पे पैसा लगाओगे का बी पे, तो बी पे पैसा लगाना एक तरीके से रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उसका पता ही नहीं, कभी तो देखो 100 0 कुछ नहीं कमाता, एकदम से 100 कमा लेता है। और ये कभी 40 कमा रहा है, कभी 50 कमा रहा है, एक स्टेबल है, ठीक है। तो हमें डिस्पर्जन से पता चला ना कि भाई ये कितना स्टेबल है और कितना ये
कितना ये अनस्टेबल है, कितना रिस्की है ना। की मेजर इंक्लूड्स रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इसमें ना कुछ की मेजर्स होते हैं, जैसे हमें रेंज निकालना होता है, ठीक है, रेंज को आर से करते हैं, फिर आई क्यू आर भी निकालना होता है, ये भी एक रेंज का होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं इसको, आई क्यू आर को। सब मैं भी एक न्यूमेरिकल में सब निकलवाना जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, अभी सब निकलवा दूंगा हम, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवा के सब कुछ उसमें आ जाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट शुड बी इनटू अकाउंट एवरी सिंगल वैल्यू इन द डेटा सेट, इट शुड बी इनटू अकाउंट एवरी सिंगल वैल्यू इनटू डेटा सेट। फिर है वेल डिफाइंड, सारे पढ़ते हैं। मतलब देखो इंक्लूसिव क्या होता है, इसमें बोला है इट शुड बी टेक इनटू अकाउंट एवरी सिंगल वैल्यू इन द डेटा सेट। डेटा सेट है ना, जो जो भी हम डिस्पर्जन करते हैं, डिस्पर्जन की वैल्यू निकाली जाती है, तो ये हर एक वैल्यू को लेके अपने साथ में लेके चलता है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड होता है, कहने का मतलब है इट मस्ट बी प्रिसाइज, क्लियरली डिफाइंड एंड प्रोवाइड स्टेबल रिजल्ट, स्टेबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। सिंपल एंड प्रैक्टिकल होता है, कहने का मतलब है द कैलकुलेशन मेथड शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है जो कि बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने में। अभी जो हम करेंगे अभी बहुत इजी है, सच्ची में इजी है। सुटेबल फॉर फर्दर मैथ, इट शुड बी कंपेटेबल विद एडवांस अलजेब्रिक एंड स्टैटिकल ऑपरेशन लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कुछ नहीं यार, मैथ वगैरह के लिए इजी है, बस वही है कि इजी सिंपल मैथ है और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब क्या है ये, बेसिकली एक्सप्लेन्स डेटा वेरिएबिलिटी, इट रिवील्स हाउ क्लोजली डेटा क्लस्टर अराउंड द सेंटर और हाउ वाइडली इट स्कैटर। बता रहा है कि सेंटर से डेटा कितना स्कैटर है और कितना पास में है, ये बताएगा। एनेबल कंपैरिजन, डिस्पर्सन से हम कंपेयर कर पाते हैं कि कौन हाई मतलब कौन सा डेटा ज्यादा फैला हुआ है, कौन सा डेटा कम फैला हुआ है। हेल्प कंपेयर द कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ऑफ टू और मोर डिफरेंट डेटा सेट्स, दो अलग अलग डेटा सेट्स को एनेबल कंपैरिजन में बता रहा है इसी पॉइंट में कि दो अलग अलग डेटा सेट है और तुम उसमें ये देख सकते हो कि कौन ज्यादा स्कैटर है, कौन कम स्कैटर है। अभी जैसे हमने देखा ये ज्यादा स्कैटर है, यानी इसका डिस्पर्सन ज्यादा है। ये कम स्कैटर है, ये स्टेबल्ड भी है, ये अनस्टेबल्ड है, इसका डिस्पर्सन कम है ऊपर वाले का, ए वाले का, ठीक है। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, इसकी वजह से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मान के चलो एग्जांपल लो, ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा मान के चलो स्टॉक मार्केट है, ए हमें एक स्टेबल इनकम दे रहा है, बी हमें एक ऊपर नीचे वाली इनकम दे रहा है, ठीक है, यही डिस्पर्सन हो गया आपका, ठीक है। तो तुम किसी पे पैसा लगाओगे, तुम बेसिकली ए पे, जो सेफ साइड के लिए रहेगा वो ए पे लगाना चाहेगा, ठीक है, जो रिस्क लेना चाहता है वो बी पे लगाना चाहेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस, ओके। चलो, स्पॉट्स पैटर्न एंड आउटलायर्स, कहने का मतलब है कि मेक इट इजी टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल डेटा ट्रेंड्स, ये इजी कर देता है आइडेंटिफाई करने में कोई अनयूजुअल डेटा ट्रेंड्स, मतलब जो यूजुअल नहीं है उन डेटा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में इजी कर देता है। ऑफ टू मोर डिफरेंट डेटा सेट्स, ठीक है, कहा गया यही है ना, हाँ, स्पॉट्स पैटर्न, ओके। स्लोनेस एंड एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर, इन सब में मतलब, ठीक है, मतलब कौन सा डेटा कैसा है, किस तरीके का है, बेसिकली उसी चीज को एक्सप्लेन करने में, आइडेंटिफाई करने में इजी कर देता है। चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। न्यूमेरिकल से पहले अगर हम छोटा सा ओवरव्यू ले लिया जाए तो वो कैसा रहेगा देख लेते हैं। मेजर दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है मेरे भाई, दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दोनों को मैं बता देता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे क्या रहता है। एक मिनट बस मेरे को टाइम देना। जो एब्सोल्यूट होता है वो बिल्कुल एक्चुअल अमाउंट दिखाता है स्प्रेड का, ठीक है, वेरिएबिलिटी का या फिर स्प्रेड का, ठीक है, एक ही बात होती है, दोनों समझ जाना क्या होता है। और जो ये रिलेटिव होता है ना भाई हमारा, ये रिलेटिव ये वाला, तो ये इंडिकेट द डिग्री ऑफ वेरिएशन इन प्रोपोर्शन, ये डिग्री को शो करता है। कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट, ये जो ये सेम यूनिट में एक्सप्रेस करता है, जिस नंबर में केजी में रहेगा केजी में, पीसेस में रहेगा पीसेस में, लेकिन ये किसी यूनिट में नहीं करता, ये जस्ट लाइक परसेंटेज या फिर रेशियो में आपको शो करता है। तो हमें ये स्प्रेड वाले में अगर हम पढ़े, एब्सोल्यूट वाले में सॉरी, तो एब्सोल्यूट में कई टाइप के मेजर्स होते हैं। एक होता है रेंज, रेंज में हम हाईएस्ट नंबर को लोवेस्ट से माइनस करते हैं, हमारी रेंज निकल आती है। एक रेंज होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो Q3 माइनस Q1 करना होता है, जो कि मैं अभी करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में एज वेल। फिर मीन डेविएशन, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस का एवरेज करना होता है। फिर एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस का एवरेज करना होता है, तो आपका वेरिएंस निकलता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। और आपको यहीं तक बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये यही है, ठीक है, स्क्वायर रूट कर देना वेरिएंस का। मैं वेरिएंस तक निकालना सिखा दूंगा, उसके बाद तुम स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट करके खुद कर सकते हो, एक बार बुक से रूट देख लेना।
दूसरी चीज, विदाउट टाइम वेस्ट मेरे को आगे भी कराना है, मेरे को जल्द से जल्द जितने ज्यादा टॉपिक हो सकते हैं वो एक ही वीडियो के अंदर कराने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक दे, मतलब फटाफट से न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो न्यूमेरिकल पे आ गए। सबसे पहले हमें नंबर दिए 255, 210, 270, 230, तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है? सबसे पहले रेंज निकालनी है। मैंने बताया सबसे मैक्सिमम वैल्यू को माइनस, सॉरी हाँ, मैक्सिमम माइनस लोएस्ट। IQR निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा मैं भूल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मतलब इतना सारा बोलना होता है ना तो बीच में दिमाग से वर्ड उतर जाते हैं बेसिकली। तो रेंज में मैंने तुम्हें बताया इनको क्या कर दो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दो, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दो। तो उसके लिए ना एक काम कर लेते हैं, इसको इजी कर लेते हैं। ये ना अभी बिखरा हुआ है, क्या है, बिखरा हुआ है, रॉ में डेटा है, इसको ग्रुप्ड कर लेते हैं। कहने का मतलब है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? आई थिंक 210 हो जाएगा। तो 210 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 218 हो जाएगा, फिर 230 हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले बार एक असेंडिंग ऑर्डर पे लिख लो, मैं लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो मैंने ना ये लिख दिया है, और ये बेसिकली मैं ये वाला पेज नंबर आपके बुक में 33 नंबर का पेज है, उसमें ये सारे एग्जांपल्स एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज कैसे निकलता है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन सा है हमारे पे? 310 है, और मिनिमम कौन सा है? 210 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 ही आ रहा है ना मेरे भाई? हाँ, 100 ही आ रहा है, ठीक है, ओके। तो रेंज हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास रेंज आ गया 100। अब हमें निकालना है IQR। IQR, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हमें करना पड़ता है Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो अब Q1 निकालेंगे सबसे पहले, इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूं मैं, है ना, इसको, ताकि मैं ये दिखा दूं कि मैं हम IQR निकाल रहे हैं। तो IQR हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। IQR निकाल रहे हैं जिसमें हमें Q3 माइनस क्या करना होता है? Q1 करना होता है। तो सबसे पहले अब हम Q1 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू? Q1 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये Q1 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q1 कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो Q1 निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी ना, यही बताता हूँ कैसे। n प्लस 1 डिवाइड बाय 4, बस। अब n का मतलब क्या है? n का मतलब है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ठीक है, ये हो जाता है। अब ये पढ़े बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, सब बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लग जाता है TH का मतलब 9th 10th 11th, तो n प्लस 1 बाय 4th। अब 1 इंटू किसी कोई भी नंबर करो तो वो तो वही हो जाता है, तो 1 नहीं करना है इसमें। Q1 निकाल रहे थे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है, Q3 करेंगे तो इसलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अभी ये देख लेते हैं, n की वैल्यू क्या आई थी? 10, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा हमारा? 11 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये करीब 2 पॉइंट कुछ करीब आएगा। 11 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 2.75 आ रहा है, 2.75। अब इसका मतलब क्या होता है? तो Q1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है अभी? 2.75। अब सुनो मेरी बात, यहां से आ जाता है तुम्हारा ट्विस्ट, ठीक है। ये 2 का मतलब हो जाता है सेकंड टर्म। क्या हो जाता है? सेकंड टर्म, ठीक है। 2 का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई? सेकंड टर्म हो जाता है। और ये जो 0.75 का मतलब है ना, मतलब 0.75, तो 0.75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.75, ठीक है। इन दोनों को अलग कर दो। अब ये 0.75 का मतलब पता है क्या है? समझाता हूं। तो ये Q1 निकलेगा ना, अब ये हमारा 2 टर्म निकला है। क्या निकला है? 2 टर्म निकला है, ठीक है। ये 2 टर्म निकला है, तो जो भी टर्म निकला है ना 2, ये 2 टर्म निकला है ना, ठीक है, ये 2 टर्म निकला है। तो अब इसमें करना क्या होगा? ओके, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो अब इस जगह पे तुम्हें करना है इसको थर्ड में से सेकंड माइनस। अब ये क्यों करना है, कैसे करना है? देखो ये इसके फॉर्मूला में है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक है। अब देखो कोई भी टर्म ना आता है ना, जो भी टर्म आता है उसके आगे वाले को माइनस करा जाता है।
ये सेकंड टर्म आया था तो सेकंड टर्म के आगे वाला थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से यहाँ पे माइनस करेंगे बेसिकली, बस यही है फॉर्मूले में, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 230 है, 230 आ गया, माइनस सेकंड टर्म क्या है हमारे पे 218 है। ठीक है, 230 में से 218 गया, कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, मैंने खाली तुम्हें बताने के लिए किया था। इनटू में ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई आता है 0.75। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 0.75, जस्ट अ सेकेंड, 12, हाँ ठीक है, प्लस सेकंड टर्म की क्या वैल्यू है यहाँ पे 218 है, बेसिकली यहाँ पे 218 कर देंगे। तो 0.75 इंटू में 12, अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ 0.75 इंटू में 12 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, 9 प्लस 218 हमारे कितना आ जाएगा, 227 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 227 आ जाएगा। ओके, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 227। Q1 के नीचे लिख दो 227। ठीक है, बस इतना सा ही था काम हमारा। और अब हम निकालेंगे Q3 की वैल्यू, सेम इसी मेथड से, कोई अदला बदली नहीं करनी है। मैंने क्या कहा था तुम्हें कि Q1 में हम यहाँ पे ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं Q1। लेकिन अब अगर इधर Q3 आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस इतनी सी एक जो चीज थी तुम्हें वो समझनी थी मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Q3 आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं कैसे होगा। n+1 की वैल्यू यानी कि 10+1 डिवाइडेड बाय 4, हमने 11 डिवाइड बाय 4 पहले भी किया था, तो ये क्या आ रहा था 2.75 आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 3 है बाहर, तो 3 इंटू 2.75, मैं अपने कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, तुम अपना करते रहो। 2.75 इंटू 3, 8.25, 8.25। अब इसको हम फिर अलग कर लेंगे, 8 को हम 8th टर्म मान लेंगे और 0.25। अब सुनो, मैंने क्या कहा था, कोई भी टर्म आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म आ जाए, इसके आगे वाला ले लेना है, फिर से इसके आगे वाला ले लेना है। वो कौन सा होगा, 9th होगा। 9th में से किसको माइनस कर देना है, 8th को। बस यही काम मैंने दोनों मेथड Q1 में भी किया था, अब यही Q3 में कर रहा हूँ। अब 9th में से 8th को माइनस करेंगे, यानी 290 में से 272 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ रहा है ना समझ बिल्कुल तुम लोगों को। ओके, एंड 0.25 ऐसे ही रहेगा। और 8th टर्म कौन सी है हमारी, 8th टर्म है हमारी 272 है, 272 को ऐसे 290 में से 272 गया, क्या आंसर आएगा मेरे भाई, तो 18 आ जाएगा। 18 इंटू में 0.25 आ जाएगा, प्लस में 272 आ जाएगा। तो 18 इंटू में 0.25 करे तो 18, आई थिंक इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली, एक तरीके से तो वही हो रहा है ना। 18 इंटू 0.25 ये आ रहा है आपका 4.5 आ रहा है मेरे भाई लोग, क्या आ रहा है 4.5। तो 272 में 4.5 जोड़ोगे तो 276 क्या कर दिया, 276.5 आ रहा है। तो हमारी Q3 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई, 276.5, 276.5। अब 276.5 में से 227 माइनस करेंगे तो 276.5 में से 227 माइनस करेंगे तो ठीक है, तो 49.5 आ रहा है। तो आई इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR की वैल्यू क्या आ गई, 49.5 आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हुआ है तो कमेंट में लिखो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। इतना इजी कंसेप्ट है, बस Q1 निकालना था, Q3 निकालना था। Q1 दोनों के फॉर्मूले सेम है, n+1 डिवाइड बाय 4। Q1 निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, Q3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। और फिर जो टर्म है, अब ये जो भी आता है तो इसको आधा आधा बांट लो। और फिर यहाँ पे ये क्या करना होता है, जो भी टर्म आ रहा है ना उसके आगे वाला ले लो। बस यहाँ पे 8 टर्म आया तो 8 टर्म ले लो, 8th का आगे वाला कौन सा, 9th, तो 9th में से 8 को माइनस कर दो, ऐसे करके करना होता है। ठीक है, तो हमने कहां तक सीख लिया, अभी IQR तक सीख लिया। अब मीन डेविएशन और सीख लेते हैं, इसमें क्या करना होता है, रफ करके मैं बता देता हूँ। अभी तक देखा जाए हमने रेंज सीख लिया, IQR सीख लिया, अब हमें मीन डेविएशन सीखना है। वो सब तो ठीक है, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेटा यानी वैल्यूज या फिर डेटा को x कहा जाता है, हमें पता है। डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। x तो हमें पता है 255 भी x है, 210 भी x है, तो सब में हमें क्या माइनस करना होगा, 255 माइनस एक्स बार।
210 माइनस एक्स बार, 270 माइनस एक्स बार। पर एक्स बार कैसे निकलेगा? एक्स बार क्या होता है? एक्स बार पता है क्या होता है? एक्स बार का मतलब होता है मीन। क्या होता है एक्स बार का मतलब? मीन। एक्स बार का मतलब होता है मीन। अभी एक एक का मतलब समझाऊंगा। पूरा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा। इसको कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? मोड। इन दोनों को कहते हैं मोड। मोड का काम होता है कि नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, मोड लगाते तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? एट द एंड पॉजिटिव बन जाएगी। -5 है, मैं इसमें अगर मोड लगा दूं ना -5 में, तो ये पता है क्या बन जाएगा? ये मोड लगा दिया मैंने, ये मोड है तो ये 5 बन जाएगा। ये 0.7 है माइनस का, मैं इसमें मोड लगा दूं ना 0.7 माइनस का, तो ये 0.7 प्लस का बन जाएगा। तो मोड का मतलब बेसिकली यही होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो, तो अब एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालने का मतलब होता है इन सारे एक्स को प्लस कर दो, इन सारे एक्स को प्लस कर दो, तो वही हो गया ना सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। वही हो गया ना, इन सबको प्लस कर दो तो वो हो गया आपका सिग्मा एक्स, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो इन सबको प्लस करो, इन सबको 255 210 270 230 200, इन सबको प्लस करो एक बार, क्या आ रहा है मेरे को बताओ। तो मैंने प्लस कर लिया भाई। इन सबको प्लस करने के बाद आ रहा है 2555। तो 2555 डिवाइड कितने से करेंगे? एन से। एन की क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। तो अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 255.5। ठीक है, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? एक्स बार की वैल्यू हो जाती है 250, 10 सेकेंड, 255.5। तो यानी कि x माइनस एक्स बार का मतलब हो जाएगा 255 में से कितना माइनस करो? 250, एक सेकेंड बस, 255.5, इसमें से भी 255.5 माइनस करो, इसमें से भी 255.5 माइनस करो। अब सब में से जरा जल्दी जल्दी माइनस कर लो, क्योंकि मैं तो वीडियो पॉज करने के बाद माइनस करूंगा। तो फटाफट तुम भी इसको साथ के साथ करते रहो। 230 में से 255.5 क्या आ रहा है, उन सबको लिखो, फिर उसमें मोड लगाना है। देखो 255 में से 255.5 मतलब छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे तो माइनस का 0.5 आया, तो अब इसमें लग जाएगा मोड माइनस का 0.5, ये लगा दिया हमने। जस्ट अ सेकंड, देखो 0.5 किसका? माइनस का, और क्या लगा दिया? मोड। ये माइनस का निशान है। जस्ट अ सेकंड, आहा क्या कर रहा हूं मैं अभी ना, ये माइनस का 0.5 और ये लगा दिया मोड, तो अब ये बन जाएगा 0.5। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ? इतना सा चीज कर रहा था। अब देखो ये है माइनस का 45.5 और ये लगा दिया हमने मोड, तो ये क्या बन जाएगा? 45.5 और प्लस का, बस यही करना है। तो सब में बुक में देखो दे रखा है, बुक में से वैल्यू उतार के मैं यहाँ पे वैल्यू उतार रहा हूँ, तुम कर लेना। अब देखो ये मैंने खुद से यहाँ पे से उसमें से करके कर लिया है। जैसे 230 में से 255.5 जाएगा तो माइनस का 25.5 बचा। अब माइनस का 25.5 गया और ये लगा दिया हमने मोड, तो ये क्या बन जाएगा? 25.5 किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो ऐसे ही सब में फिल कर लेंगे। अब जैसे पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का है 0.5, लग गया मोड, तो ये 0.5 ही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा काम हो जाता है खत्म। इनको कर देंगे टोटल। टोटल अगर प्लस कर दे सबको, इन सबको टोटल अगर प्लस करते तो ये आ जाएगा 241। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 241। 241 मतलब हमने सबको जोड़ा, और सबको जोड़ने को क्या कहते हैं? सिग्मा। सबको जोड़ा, किस किस को जोड़ा हमने? मोड एक्स माइनस एक्स बार को हमने पूरी तरीके से जोड़ दिया। बट हमें एक चीज और करनी है, अब इसको डिवाइड करना है कितने? एन से, यानी 10 से। तो सबको इस ऊपर की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई? ये किस पता है किसकी वैल्यू? सबको जोड़ा हमने, सबको जोड़ा। किस किस को जोड़ा? इस सबको जोड़ लिया। तो इसको एज इट इज उतार दो यहाँ से, है ना मेरे भाई? इसको ऐसे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, ये हो गया। बट अब हमें लास्ट में 10 से डिवाइड करना है, तो 241 डिवाइडेड बाय एन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे। वहां पे हो सकता है एक मिस टाइप हो गया हो, एक मैंने ढंग से टाइप कराना हो। ठीक है, मतलब लिखना भूल गया हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 24.1 डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से एक बार पूछ लेना कमेंट में। अब यहीं पे हमारा सेम अगला बनता है लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में आपको पता है क्या करना है? आपको करना ये है, करना देखो कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसी में हो तो जाना चाहिए। इसी में अगर मैं बता पाऊं तो आपको जरूर बता देता हूँ। एक बार देख लेता हूँ मैं इसमें कैसे हो पाएगा या कैसे नहीं हो पाएगा। ओके, 255 अपना 255 का है इसमें, बिल्कुल ठीक है।
पता है क्या करना है मीन डेविएशन में? आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ये जो आप निकाल रहे हो ना मीन डेविएशन में, मोड वगैरह कुछ नहीं निकालना होता आपको मीन डेविएशन में। अब मीन डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट जो था ना इसमें हमारा मीन डेविएशन, उसमें मोड वगैरह कुछ नहीं निकालना होता आपको। आपको बस ये करना, माइनस का 0.5 है, इसमें क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, इसमें भी स्क्वायर लगा दो, इसमें भी स्क्वायर लगा दो। 25.5 है, इसमें भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। और ये स्क्वायर लगा लगा के यहाँ पे वैल्यू लिखते रहो। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 22। तो आपको ये कितना हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से 2.5 करीब आ रहा है ना। 0.5 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.5, हाँ 0.25 आ रहा है यार, सॉरी गलत बोल दिया। और ये 45.5 का स्क्वायर देख लेना कितना आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके सबका स्क्वायर निकालो, और फिर सबका स्क्वायर निकाल लिया हमने, और उसके बाद उसको भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद एट द एंड में n से डिवाइड कर दो, यानी 10 से डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। तो मीन डेविएशन भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमने मीन डेविएशन के बाद वेरिएंस भी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने क्या क्या सीख लिया मेरे भाई, हमने सीख लिया मीन डेविएशन सीख लिया, और हाँ ठीक है, ओके, वेरिएंस भी सीख लिया है। ये जो मैं बता रहा था ना, ये स्क्वायर करना, तो ये वेरिएंस का था, ठीक है मेरे भाई। और फिर वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारा आगे का हमारा निकल जाता है, ठीक है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हो तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यार वीडियो लंबी खींच रही है, मेरे को आगे के टॉपिक भी करवाने हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। माफी चाहूंगा अगर आपको लगता है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाया या पूरा नहीं पढ़ा रहा, बट मैंने अपनी तरफ से सब सारा इंपॉर्टेंट तो मैं कराता जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं, फटाफट से हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मेजर है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में मेजर है वे, ठीक है, किस चीज की, अनसर्टेनिटी की, कि क्या ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है तो कितनी बार हो सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी स्केल वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। देखो हमें तो ये नापना होता है कि ये हो सकती है नहीं होती है, और ये 0 से लेके 1 तक में ही नापा जाता है। मतलब या तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है। कैसे आएगी, कब आएगी, मतलब कहाँ आएगी, सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू PE इक्वल्स टू में 0 है, ये प्रोबेबिलिटी है बस। PE का मतलब है प्रोबेबिलिटी, इंडिकेट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर 0 है तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल है, वो चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू अगर क्या आ जाए मेरे भाई, मतलब 1 आ जाए, तो 1 का मतलब होता है 100% है। इसका मतलब ये होगी, बिल्कुल होगी। आ रहा है समझ बात को, ये होगी, ठीक है, ओके। अगर 0 से लेके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में आ जाए, 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो यानी कि उसके चांसेस है होने के, ठीक है, जिसके चांसेस है। अगर 1/2 हो, इसका मतलब 1/2 या फिर 0.5 हो, इसका मतलब होएगा भी और नहीं भी हो सकता हर एक बारी में, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि समझाता हूं तो मैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं। अब हम सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। आएगा दोनों में से क्या, एक आएगा। तो आएगा हमेशा एक, कितने में से, दोनों में से, 2/1। तो 2/1 अगर इसको हम डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक ही था, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 थे। तो 1/2 आ गया, 2/1 गलती से बोल दिया, तो 1/2 आ गया, यानी कि आधा। यानी एक बार उछालने पे या तो हेड आ सकती है, या तो हेड ही, मतलब ये किसी का भी मान लो, ये हेड का मान लो। एक बार उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, एक तरीके से चाहे वो पॉसिबल आउटकम्स इसका बन रहा है, कि मतलब प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अगर तुम 2 बार उछालोगे तो एक बार तो हेड आ ही जाएगा। हर 2 बारी में कितनी बार हेड आएगा, एक बार में आ ही सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है। अब एक बार इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये कौन सी होती है, कंसेप्ट। दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल situation where all possible outcomes of sample space are equally likely to occur. It's purely theoretical and does not require actual experiment. इसमें actual experiment की कोई require नहीं होती, actual experiment की require नहीं होती, ठीक है। हम इसमें मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए मैं कहता हूं
कि कोई एग्जांपल दिमाग में आ नहीं रहा है। जैसे यहीं पे दे रखा है, हाँ चलो यहाँ पे दे रखा है एक लूडो के 6 डाइसेस होते हैं, है ना? कितने मतलब साइड्स होते हैं? 6 डाइस। एक लूडो के डाइस में 6 साइड्स होते हैं, ठीक है? अगर हम वो ये प्रोबेबिलिटी निकाले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, पी 4 का मतलब है, पी ब्रैकेट 4 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब देखो 4 आएगा एक बार में, कितने में से? 6 बार। 6 साइड होते तो 6 में से एक ही बार में तो आएगा, तो एक बार आएगा कितने में से? 6 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी आ रही है हमारी? 1/6 की आ रही है। हर 6 में से एक बार आएगा बेसिकली। वही हो गया ना? फेवरेबल आउटकम हमारा कितना है? एक है। हमें 4 को लाना है, एक बार लाना है, कितनी बारी में से? 6 बारी में से, क्योंकि 6 साइड है ना टोटल आउटकम। तो इसको अगर हम डिवाइड करते तो आ जाएगा 0.167। इसको 7 से काटो, 0.166, यानी इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ रही है इसकी? 0 से 1 के बीच में आ रही है। देखो 0 से मतलब पूरी 0 भी नहीं है और पूरी तरीके से 1 भी नहीं है, तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच में है यानी, ठीक है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? अच्छा, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड था, हमने असल में करके नहीं देखा ढाई से, सिर्फ फॉर्मूले से किया है। अब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होता है कंसेप्ट आल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। दिस मेथड डिराइव्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री और कलेक्टेड डेटा। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में होता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से होता है। कैसे मतलब? जैसे हम कहते हैं कि आज का जो बादल चांद दिखेगा, या आज जो बारिश हुई है वो पिछले 10 सालों में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। आज जो बादल चांद आने वाला है, पिछले 10 सालों में इतना चमकता चांद कभी नहीं आया। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में हुआ है ना भाई, है ना? ओके। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसका फॉर्मूला है भाई, सॉरी, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला भी है, तो जिसमें है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ओकर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आज तक कितने ट्रायल्स हुए हैं इसके, और नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ओकर, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ओकर्ड, मतलब टोटल ट्रायल्स कितने हुए हैं और वो उन ट्रायल्स में से कितनी बार हुआ है, ठीक है? बेसिकली ये है, ज्यादा तुम्हें पढ़ना है मतलब नहीं है, ठीक है? अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में, कि ऐसा मान लो कि तुमने 200 बार तुमने क्या उछाला? कॉइन उछाला है, ठीक है? और 200 में से 102 बार क्या आ गया? देखो 200 बार कॉइन उछाला और 200 में से 102 बार हेड आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा 0.51 आ रहा है। तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू हो गई? हेड की वैल्यू हो गई, ठीक है? हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई बेसिकली, है ना? कि अगर तुम 200 बार कॉइन उछालोगे तो 102 बार तुम्हारा हेड आ रहा है ना? तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी इसी की तरह ही कुछ होती है। दिस फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिक कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं होती, ठीक है? और हार्ड स्टैटिकल डेटा पे भी बेस्ड नहीं होती। इंस्टेड इट रिलाइज एंटायरली ऑन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पर्सनल जजमेंट, ये बंदे की पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड होती है, पर्सनल जजमेंट। जैसे मतलब ये बंदा एक अपने पर्सनल जजमेंट से दे रहा है, एक्सपर्टाइज और पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने पर्सनल जजमेंट से दे रहा है, किसकी वजह से? पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। मतलब मैं एक पेशेंट को, एक्स नाम का पेशेंट है, उसको लेकर गया हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला कि यार ऐसे केस में तो 70% चांस होते हैं कि बंदा बच जाएगा, 30% नहीं होते। तो वो कैसे बोल रहा है? तो उसने पहले भी इस ऐसे मरीजों का किया होगा, उसमें से हो सकता है कि हर 10 मरीज में से 7 मरीज बच जाते होंगे और 3 मर जाते होंगे, तो 70% चांस है कि बच जाए, है ना भाई? ओके। तो वही डॉक्टर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बनाया और बिना अपने पर्सनल जजमेंट से बताया, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बताया है, और कोई मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला यूज नहीं करा है। सबसे लास्ट में आता है बेसियन, बेसियन क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसियन प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है? बेसियन प्रोबेबिलिटी व्यूज प्रोबेबिलिटी एज अ मेजर ऑफ बिलीफ और सर्टेनिटी, ये बिलीफ पे, ठीक है, और या फिर सर्टेनिटी पे, कि कितने चांसेस है उस चीज के होने के, ठीक है? इस पर डिपेंड करता है अबाउट अ स्टेटमेंट और इवन रेदर देन जस्ट लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम्स। व्हाट मेक्स इट यूनिक, इसको क्या चीज है जो यूनिक बनाती है? इट अलाउज टू अप टू डेट और अवर इनिशियल बिलीव्स। मतलब देखो बचपन से हमारी जो चीजें हम रिकॉर्ड करते आए हैं, मतलब हम एक हर चीज का अंदाजा लगाता है, लगाते हुए आए हैं, ठीक है? तो उसी को देख के हम अंदाजा बताते हैं कि यार ये तो हो जाना चाहिए यार,
हो जाना चाहिए। जैसे धोनी आता है, जैसे हमने बोला कि अब धोनी आया है भाई, ये 6 बॉलों में कम से कम दो से 4 बाउंड्री तो पक्का मारेगा ही मारेगा, एक्सपीरियंस से बताया। लेकिन अब हम कई दिन से देख रहे हैं कि धोनी जो है मतलब एम एस धोनी जो और ज्यादा खुद को ट्रेंड कर रहा है और ज्यादा खुद को अच्छे से एक्सपर्ट कर रहा है गेम में। वैसे तो ऑलरेडी है वो, ठीक है, द ग्रेट एम एस धोनी। तो अब वो और ज्यादा अच्छे से खेल रहे हैं और अब देखा जा रहा है तो हर मैच में 4-5 बाउंड्री, हर एक ओवर में 4-5 बाउंड्री मारे जा रहे हैं। तो अब हमने उस चीज को अपने अंदर ऐड कर लिया। अब हम दूसरों को ये बताते हैं भाई कम से कम हर ओवर पे 5-6 बाउंड्री तो मारेगा ही मारेगा, 6 की 6 बाउंड्री मारेगा। तो हमने खुद को अपडेटेड कर लिया। तो बेसियन प्रोबेबिलिटी ये होता है कि व्हाट मेक्स इट यूनिक, इट अलाउज टू अपडेट अवर इनिशियल बिलीफ और प्रोबेबिलिटीज। जो हमारी इनिशियल बिलीफ होती है ना, उसको अपडेट करते रहते हैं हम, ठीक है। जो भी चीज हमें नहीं पता चलती है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन जो जैसे ही रिसीव होता है उस डेटा वगैरह को सबको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इट कंटिन्यूसली एज फ्रेश एविडेंस कम्स, ठीक है, वही है। तो हमने सारे प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लिया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो बेस थ्योरम क्या बताता है भाई, प्रोबेबिलिटी। लेकिन कैसे, कोई भी नई चीज आती है तो उस चीज को अपडेट करना होता है। चलो समझते हैं। तुम्हारी बुक में ना फर्स्ट एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल करेंगे पेज नंबर 97 पे। फर्स्ट एग्जांपल है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अगर तुम पढ़ो तो उसमें लिखा है एज्यूम दैट इन अ गिवन पॉपुलेशन अ डिजीज इफेक्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उसमें से 1% लोगों को क्या हो गई, वो डिजीज हो गई। क्या हो गई, डिजीज हो गई, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, देख लेना एक बार, ठीक है। क्या हो गई, डिजीज हो गई, ठीक है। अब 1% कोई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, डिजीज को डी लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, इसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज कितनी हो जाएगी, 0.01। 1% को ऐसे तो लिखते हैं ना, अगर हम 1/100 करेंगे तो इसको 0.01 ही तो लिखेंगे ना। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब वो कह रहा है अ सेंसिटिविटी ऑफ 95% मीनिंग दैट पी पॉजिटिव स्लैश डिजीज। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, मतलब कि वो बोल रहा है कि 100 लोगों का टेस्ट हुआ, 100 में से 95 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। 100 में से 95 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी 0.95 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे, कहने का मतलब है देखो, डिजीज सबको है, जो कंफर्म होता है ना, जो कंफर्म डिजीज, जस्ट सेकेंड, हाँ, डिजीज, ठीक है, डिजीज, डिजीज सबको है, लेकिन इसमें से पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं, वो है 95%। 95% को हम कैसे लिखेंगे, 0.95। ओके, अब ये कह रहा है अ फॉल्स पॉजिटिव रेट ऑफ 5%। अब ये कह रहा है एक फॉल्स पॉजिटिव रेट है, मतलब कि एक वो हमें परसेंट प्रोबेबिलिटी बता रहा है जिसमें फॉल्स आ रही है रिपोर्ट। कहने का मतलब है डिजीज सबको है, ठीक है, जिनको मतलब सॉरी जिनको कोई भी डिजीज नहीं है, नो डिजीज, नो डिजीज, नो डिजीज, बट क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। और ये लगे प्रोबेबिलिटी। देखो अब हमारे पास था, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 1% हमारे पास प्रोबेबिलिटी था। अपडेट होता जा रहा है एक चीज करके। अब ये अब हमें ये अपडेट दे रहा है कि पॉजिटिव डिजीज तो है और पॉजिटिव बता रहा है, तो बिल्कुल डिजीज है तो वो टेस्ट पॉजिटिव ही बताएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.95%। अब ये कह रहे हैं कोई भी डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी क्या बता रहा है, पॉजिटिव। तो ऐसे लोग कितने हैं, 0.5% है। बुक में देखो ध्यान से समझ आएगा, मैं उस चीज को क्लियर वे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि टोटल पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी बताओ, टोटल पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, पॉजिटिव की। टोटल पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे ना, पॉजिटिव के। ओके, तो इसका फॉर्मूला बुक में क्या दिया हुआ है, अब वो बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला ऐसे दिया है। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो कंफर्म होती है वो राइट साइड आती है, और जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो निकालना रहेगा ना, वो लेफ्ट साइड आएगा, ऐसे में स्लैश में, ठीक है। बाय मतलब पॉजिटिव बाय नो डिजीज या पॉजिटिव स्लैश, ठीक है। तो डिजीज तो है लेकिन उसमें से पॉजिटिव आ रहे हैं कितने, 0.5%। पॉजिटिव आने के चांसेस कितने, 0.5%। डिजीज तो है, सॉरी कोई भी डिजीज नहीं है, लेकिन उसमें से पॉजिटिव आने के चांस कितने, 0.5। प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5, है ना। डिजीज तो है और पॉजिटिव भी बता रहा है, इसके चांसेस कितने, 0.95 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ पॉजिटिव की, सिर्फ पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। कैसे हम बताएंगे, चलो देखते हैं। इसमें तुम्हारे बुक में एग्जांपल है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, POS लिख रहा हूं, समझ जाना पॉजिटिव है, ठीक है, स्लैश डिजीज, ठीक है, इतना ही लिख रहा हूं, समझ जाना डिजीज है। इनटू में पॉजिटिव, ओ सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, ठीक है, फिर प्लस में, आई थिंक यहाँ पे फॉर्मूला आ नहीं पाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव और यहाँ पे नो डिजीज, नो डिजीज, ठीक है, इनटू में, अरे यार थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, आई थिंक इसको ना मैं नीचे फिट करता हूँ, रुको लाता हूँ। देखो वहां पे ना फिट नहीं आता, इसलिए मेरे को थोड़ा खुला खुला लिखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो एट द एंड में क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकालना है, बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले उनका प्रोबेबिलिटी लो जिनको डिजीज तो है और पॉजिटिव भी बता रहा है, जो कि हम निकाल चुके ऑलरेडी। डिजीज तो है पर पॉजिटिव बता रहा है, 0.95 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज। सिर्फ डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, याद करो याद करो याद करो, यही था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, यही तो था ना भाई, डिजीज 1% लोगों का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। ओके, प्लस कर देंगे। अरे बहुत आसान है यार, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी वैल्यू सारी निकाल दिया। अब ये कह रहा है जिनको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन क्या है, 2 मिनट, जिनको कोई डिजीज नहीं है पर क्या दिखा रहे, पॉजिटिव दिखा रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई डिजीज नहीं है पर क्या दिखा रहे, पॉजिटिव दिखा रहे। ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज पर दिखा रहे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 0.5 आ गई भाई, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि इसके बीच में। अब ये कह रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिनकी नो डिजीज, जिनको कोई भी बीमारी नहीं है। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे एक दिमाग लगाना, मैं बताता हूँ क्या। देखो ये चीज तुम लोगों को इजीली पता है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, बीमारी कितनों को है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीमारी कितने % लोगों को है और उनमें से कितने % लोगों को बीमारी नहीं है। भाई एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज कितना आ रहा था, 0.1, मतलब पूरे पॉपुलेशन के 1% लोगों को बीमारी है, तो पूरे पॉपुलेशन के 99% लोगों को बीमारी नहीं है, नो डिजीज बेसिकली, बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिजीज, एनडी लिख रहा हूं मैं, आ जाएगा आपको 0.99 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, 0.99 कर दोगे, आ रहा है समझ, बस। अब इन सबको सॉल्व कर दो और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आने की, मतलब प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आने की संभावना निकल जाएगी बेसिकली। तो सॉल्व कर दो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो अब सारा सॉल्व करने के बाद एट द एंड पे हमारे पास 0.59 या फिर 0.59, सॉरी जस्ट अ सेकंड, 0.059 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार तुम चेक कर लेना कैलकुलेटर से करके। ओके, अब हमें लगाना है बेस थ्योरम यहाँ पे। ठीक है, अब हमें रिपोर्ट आने के बाद ये सच में मतलब बीमारी होने का चांसेस क्या है। अब हमें पता है क्या निकालना है, हमें निकालना है, मैं रफ करके दिखा देता हूँ मैं अब क्या निकालना है। ये सब तो हमने कर लिया है, ये हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इतने लोगों की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है बेस थ्योरम लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो जिन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव तो है, लेकिन जिनको सच्ची में बीमारी भी है, डिजीज भी है, मतलब इतनी देर से रिपोर्ट गलत हो गई थी हमारी। ठीक है, गलत होने की वजह से जिनको बीमारी नहीं थी वो भी पॉजिटिव आ रहा है, बट हमें वो निकालना है कि जिनको पॉजिटिव तो है और असल में बीमारी भी है, तो उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। इसका निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको ना मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये डी को डिजीज देखा। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, किसका निकालना है, जो पॉजिटिव तो है और साथ ही साथ क्या है, डिजीज भी है, ऐसे। तो ये निकालना बहुत आसान होता है, पता है क्या करना होता है, ये जो है ना इसी का उल्टा यहाँ पे कर दो, इसी का उल्टा कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पीओ इधर है तो पीओ इधर ले, पॉजिटिव इधर ले और डिजीज इधर ले। ठीक है, अब दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, अब यहाँ पे ले आओ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज और नीचे ले आओ इसके जो बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी डिवाइड में इसको लो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, बस बात खत्म, आ गया तुम्हारा। ठीक है, ये डी है, ठीक है, ये डिजीज है, बस। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना, हमें ये निकालना है कि पॉजिटिव तो है और डिजीज कितनों को है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव तो है और डिजीज कितनों को है। फिर इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जिनको डिजीज भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, जिनको डिजीज भी है और पॉजिटिव भी है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, ये रहा, डिजीज भी है और पॉजिटिव भी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है, निकाल चुके थे। डिजीज की प्रोबेबिलिटी 0.01 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हम ये निकाल चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको यहाँ पे ऐसे फिट कर दो। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज कितनों को, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज तो है और साथ साथ पॉजिटिव भी है, डिजीज तो है साथ साथ पॉजिटिव भी है, 0.95। ठीक है, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.01 और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 0.059। फ्रैक्शन में इन्हें करना होता है, बट तुम ऐसे ही कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा।
मैं आपको बुक में से देख के बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी अगर मैं दोबारा कैलकुलेशन कर, तो एट द एंड आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.161। ठीक है मेरे भाई, वो इसका फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है। बेसिकली हमें इसका फॉर्म ये चाहिए था हमें बेसिकली, तो इसको निकालने के लिए हमने पहले इसको निकाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकालना था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकालने के लिए हमें ये करना पड़ा, पॉजिटिव निकल गया, बेसिकली वैल्यू डालो और आ जाता है आंसर, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी टॉपिक है, इतना कोई हार्ड है नहीं, ज्यादा बनाना नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट सेकंड, इसकी डेफिनेशन, हाँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स, ठीक है, ये रहे। Okay, the Poisson distribution, it is a discrete probability distribution used to model the probability of a certain number of events occurring within a fixed interval of time, space or another interval। देखो, मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी निकालने होती है कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो इवेंट कितनी बार होता है, ये एक एवरेज है। मान के चलो यहाँ पे एक रोड है, ये रोड है, चौराहा है, ये तिराहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हर एक घंटे में कितने यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, 1 आवर में कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक कॉपी है, ये बुक है, पूरी बुक है ये, ठीक है, इसमें कई सारे, इसमें 200-300 पेज है, तो मैं इसमें एक वो देख रहा हूँ कि हर एक पेज में कितनी मिसप्रिंटिंग हो रही है। ओके, तो यही हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इट एज्यूम्स दैट इवेंट्स हैपन रैंडमली इंडिपेंडेंटली एट द कांस्टेंट एवरेज रेट। ये एवरेज रेट से, एक कांस्टेंट एवरेज रेट से इवेंट होते हैं। जब हम मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं ना, तो एक कांस्टेंट एवरेज रेट से इवेंट होते हैं। एंड ठीक है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द, ठीक है, ओके। एजम्पशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एजम्पशन कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, एक ही बात है। सबसे पहले कांस्टेंट एवरेज रेट, इसे हम लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, लैम्बडा कहते हैं, लैम्बडा भी समझाऊंगा, इसका छोटा सा फॉर्मूला है और इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बच्चों का फॉर्मूला है, भी समझा दूंगा। ठीक है, कांस्टेंट एवरेज रेट, इसे हम लैम्बडा कहते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हमें लैम्बडा ही एक तरीके से निकालना है, एक तरीके से ऐसा समझो तुम। ठीक है, कांस्टेंट एवरेज रेट, एक मैंने बताया कि अभी हर एक चीज जो भी इवेंट इसमें होता है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट एवरेज रेट से होता है कि पहले घंटे में इतने एक्सीडेंट हुए, दूसरे में इतने हुए, यानी पूरे दिन में 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में 10 एक्सीडेंट होते हैं, और अगले दिन भी उसमें 11 या 12 या 10 ही होते हैं, इतने। ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब इवेंट्स आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। एक इवेंट एक ही इंटरवल के टाइम में, एक इवेंट दूसरे इवेंट के क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। लेकिन एक चीज और भी है, मान के चलो कि अभी 1 घंटा, फिर 2 मिनट 10 से 9, 10 से 11, फिर 11 से 12, तो 10 से 11 के बीच में जितने भी इवेंट्स होंगे, वो इवेंट्स 11 से 12 बजे के होने वाले इवेंट्स में उनका कोई भी हिस्सा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है, जो इवेंट यहाँ पे हो गए, जो एक्सीडेंट मान के चलो 10 से 11 बजे तक हो गए, उसकी वजह से 11 से 12 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 11 से 12 अपना अलग चलेगा। ठीक है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, कहने का मतलब है। अब रेयर इवेंट्स इन सब इंटरवल्स, इसका एग्जांपल दे रहा हूं। कहने का मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मल्टीपल इवेंट्स इन एवरी स्मॉल सब इंटरवल अप्रोचेस 0। मतलब अगर हम बड़े बड़े इंटरवल को, मान के चलो 10 से 11 बजे को, अगर ये एक इंटरवल है, 11 से 12 एक इंटरवल है, तो इनको हम छोटे छोटे इंटरवल में बांट दे, तो उतने ही हमारे इवेंट जो है वो कम होंगे। कैसे मतलब, है ना, बोला भाई 10 से 11 में कितने घंटे होते हैं, 1 आवर होते हैं, 11 से 12 में 1 आवर, हर घंटे कितने 12 एक्सीडेंट, 10 एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस घंटे 10 एक्सीडेंट हुए, इस घंटे 12 एक्सीडेंट हुए। ठीक है, तो मैंने एक काम किया कि 10 से 10:30 को एक इवेंट में बांट दिया, और 10:30 से 11 को एक इवेंट में बांट दिया। तो अब इससे हुआ क्या कि 10 से 10:30 सिर्फ 4 एक्सीडेंट हुए, और यहाँ पे 6 एक्सीडेंट हुए। अब देखो, इंटरवल हमने सब इंटरवल को सब इंटरवल में बांट दिया, लेकिन इवेंट भी उसकी वजह से क्या हो गए, कम हो गए। हो सकता है कि इस टाइम कोई एक्सीडेंट ही ना हो, और यहाँ पे हो सकता है कि 10 हो गए, है ना। तो वही चीज है, ये चीज थी। अब बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आपका ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k इक्वल्स टू में हमारा यूलर्स कांस्टेंट की पावर माइनस लैम्बडा। इतना मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला है, इसको देख लेना। ओके, ये इसका मतलब है, सबसे पहली बात लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है, ठीक है, लैम्बडा मतलब कितनी बार इवेंट होता है। बेसिक सा सवाल है, कितनी बार इवेंट होता है, उसको इसमें बना दिया। अरे फॉर्मूला खाली मुश्किल लगता है नहीं। ये इसका मतलब है कि कितनी बार इवेंट होता है, इसका मतलब है कितनी बार इवेंट होता है। के का मतलब है, के का मतलब है सक्सेस ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सक्सेस इवेंट। ठीक है, कितने
हाँ, ये हमारा है कितनी बार इवेंट होता है लैम्बडा, हर इंटरवल में, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे नहीं था एवरी इंटरवल, यहाँ पे है मीन नंबर ऑफ इवेंट्स पर इंटरवल, ठीक है। एवरेज है इवेंट्स का हर इंटरवल का, ठीक है, हर इंटरवल में। इसका मतलब है कि इवेंट कितने हुए, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए। ई का मतलब है कांस्टेंट, ई कुछ नहीं है, ई यूलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये लेके चलनी है हर क्वेश्चन में। कभी भी ई लगाओगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, ये तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। 2.71828, 2.71828, मेरे साथ बोलो 2.71828, 2.71828, 2.71828। के का मतलब के फैक्टोरियल, इसका मतलब है फैक्टोरियल ऑफ के। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ के क्या होता है, देखो फैक्टोरियल ऑफ के ऐसा हो जाता है कि जैसे मान के चलो वो 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, 3 का फैक्टोरियल निकालोगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया तुम्हारा 3 का फैक्टोरियल, है ना। तो 3 का फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 आ रहा है, तो 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। कुछ आ रहा है समझ में क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, है नहीं आ रहा? चलो आगे देख लेते हैं और क्या है। हाँ, तो फैक्टोरियल ऑफ के मतलब यहाँ पे के की कोई भी वैल्यू होगी ना, ये के की कोई भी वैल्यू होगी तो यहाँ पे उस के का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी जाए, मतलब के की वैल्यू यहाँ पे 7 थी, तो 7 का फैक्टोरियल लिख देना ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, कैलकुलेटर से करके 7 का फैक्टोरियल यहाँ पे वो आ जाएगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। आई थिंक वीडियो लंबी होती जा रही है, तो अगर इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अच्छे से टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और होपफुली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो जाए इस सेशन में तो मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स रीच करवा देना, ठीक है। थैंक यू।